नमस्कार. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. कलम अहमदाबाद के इस सत्र में मैं चारुलता नितिन परीख, प्रभा खेतान फाउंडेशन और अहसास वुमेन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ. कलम अहमदाबाद का यह आयोजन फरमा फाउंडेशन, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर द हाउस ऑफ एमजी और मीडिया पार्टनर दिव्य भास्कर के सहयोग से कर रहे हैं. जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली संस्था है. फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत और दुनिया भर में 35 से भी अधिक शहरों में संचालित है. हम कलम के अलावा किताब, लफ्ज, एक मुलाकात विशेष, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखर जैसे कार्यक्रम करते हैं. जहाँ तक कलम की बात है तो अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने वाला यह कार्यक्रम अब दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है. इस मंच पर हम बड़े नामचीन और कई बार नए लेखकों, कलाकारों को भी उनके प्रशंसकों और पाठकों से सीधा जोड़ते हैं. हमें खुशी है कि आज कलम के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद है अतिथि वक्ता, बॉलीवुड के निर्देशक, संपादक राहुल रवैल जी. राहुल जी ने प्रख्यात निर्माता, निर्देशक राज कपूर के सहयोगी के रूप में अपना करियर शुरू किया. लव स्टोरी, बेताब, अर्जुन, डकैत, अंजाम और अर्जुन पंडित जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन किया है. आपने कुमार गौरव और विजयिता पंडित को लव स्टोरी में, सनी देओल और अमृता सिंह को बेताब में, परेश रावल को अर्जुन पंडित में, काजोल को बेखुदी में, ऐश्वर्या राय को और प्यार हो गया में बड़े पर्दे पर इंट्रोड्यूस किया. आपने 17 फिल्म और 2 टेलीविजन सीरीज का भी निर्देशन किया है. निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राहुल जी द्वारा लिखित पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन किया था, जिसकी चर्चा कलम अहमदाबाद के इस सत्र में भी होगी. तो अब मैं और अधिक समय न लेते हुए राहुल रवैल जी से संवाद के लिए अहसास वुमेन अहमदाबाद शनील पारे को आमंत्रित करती हूँ. अब आप आराम से बैठिए, इस सत्र का आनंद लीजिए. धन्यवाद. धन्यवाद चारुलता जी. सबसे पहले बहुत स्वागत है राहुल रवैल जी आपका अहमदाबाद में, हमारी हेरिटेज सिटी में. आप यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच. और शुरुआत करते हैं. तो मेरा पहला सवाल है कि आप एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के बेटे हैं, तो क्या फिल्मों में जाना पहले से तय था आपका? आपको पहले से ये लाइन में जाना था या फिर एक इत्तेफाक था? देखिए, मैंने
बचपन में तो ये कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्म बनाऊंगा। पापा चाहते थे, जो मेरा ख्याल है सब बाप चाहते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो बेटा करे। मुझे बनना था न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, तो मैं पढ़ रहा था उसके लिए। ये हुआ कि दिसंबर 1967 में मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए। उस टाइम पे मेरे स्कूल का जो था वो आखिरी बैच था सीनियर केमिस्ट्री का, वो दिसंबर में खत्म हो जाते थे। और मैंने कनाडा जाना था न्यूक्लियर साइंस के लिए। कनाडा में था, स्कूल शुरू होता था सितंबर में, तो दिसंबर से सितंबर तक आई हैड फ्री टाइम। तो आई नेवर न्यू व्हाट टू डू, क्या करूँगा। ऋषि कपूर चिंटू मेरा बचपन का दोस्त था, नर्सरी स्कूल से लेकर जब तक वो चले गया, वी वर वेरी वेरी क्लोज। तो चिंटू का फोन आया मुझे एक दिन कि तेरे एग्जाम खत्म हो गए और पापा शूटिंग कर रहे हैं मेरा जोकर के रशियन सर्कस वालों के साथ, तो आजा चलते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर रशियन लड़कियाँ आई हुई हैं, अच्छी यंग लड़कियाँ हैं, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। तो उस वक्त में सबसे बड़ा अट्रैक्शन वही था कि छोटे कपड़े पहने हुए। तो मैं गया चिंटू के साथ और हम बड़े एक्साइटेड थे दोनों वहाँ पर जाके। लेकिन जब मैं वो बिग टॉप के अंदर गया और मैंने वहाँ देखा हादसा जो काम करते, मैं देख चुका था शुरू, क्योंकि पापा भी ये काम करते थे। रात कर मैं देखा कि एक आदमी करीब 5000 आदमियों का कंट्रोल एक आदमी का, वो लोकल यूनिट का, सर्कस के आर्टिस्ट का, रशियन सर्कस के आर्टिस्ट का, क्राउड जो बैठा हुआ था थिएटर में। तो मैं ये देख के हैरान हो गया था कि एक आदमी जो मुझे लगा था जो म्यूजिक के कंडक्टर होते हैं, जो सिम्फनीज के, जो अकेले सारे सिम्फनी को कंडक्ट करते हैं, एंड दे नो एवरीथिंग बाय हार्ट, दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज टू कम। उसके हिसाब से मुझे लगा था कि दिस इज मैजिक विच हैज। एंड जब दिन खत्म हुआ तो लड़कियों को तो भूल गए थे। चिंटू पूछ भी रहा था या वो लड़की देखी, वो लड़की, मैंने किसी को नहीं देखा। आई वाज जस्ट वाचिंग माय फादर वर्किंग। एंड उसके बाद ये हुआ कि मैं फिर आ गया अगले दिन शूटिंग पे। चिंटू नहीं था, मैं खुद ही आ गया था। आके कोने में मैं बैठता था और लगातार रोज आता था। रात साहब से बात भी नहीं होती थी, मैं आके कोने में बैठ के उनको देखता था। आई वाज ओनली ऑब्जर्विंग हाउ दिस मैन इज वर्किंग। और 10-12 दिन के बाद मैंने मम्मी से कहा कि देखिए अभी ये 7-8 महीने है कैनेडा जाने से पहले, तो मैं कुछ करूँगा नहीं, इससे बेटर कुछ कहानी करूँ। तो मुझे राज साहब के साथ असिस्टेंट लगा, कुछ सीखने को मिलेगा। फिर पापा जानते थे, जाकर मैंने राज साहब से बात की। तो राज साहब ने कहा कि देखिए मैं राहुल को देख रहा हूँ। अच्छा, उस टाइम पे मेरा एक पेट नेम था, जो एक बहुत ही स्पेशली सरदारों में जो पेट नेम रखते हैं वो तो बहुत ही अजीब से होते हैं, लेकिन क्या करें, वी आर स्टैंडर्ड विद दैट। आई यूज्ड टू बी कॉल्ड बब्बू। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता था, रोज आके बैठता है कोने में, और अगर ये करना चाहता है ही इज मोस्ट वेलकम। लेकिन एक बात मैं बात करूँ, अब मेरे को बोला, उन्होंने कहा बेटा एक चीज़ याद रखना, इस इंडस्ट्री में जो आ गया है वो सिर्फ जाता जो लोग उसको धक्के मार के निकाल देते हैं, कोई आके वापस नहीं जाता। बी प्रिपेयर्ड, यू मे नॉट कैरी ऑन विद योर स्टडीज। सो क्या जवानी जोश, नो आई विल डू दैट, यू आर मोस्ट वेलकम, स्टार्ट विद मी। और क्या जो मैंने प्रेडिक्ट किया वही हुआ, दैट वन डे चेंज माई लाइफ। आई एम सिटिंग हियर विद यू टॉकिंग अबाउट दोज डेज, एंड दैट्स हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड। आप राज कपूर के असिस्टेंट थे और आपका उनसे बहुत करीबी रिश्ता था,
तो आपने किताब में लिखा है आर के स्टूडियो को बनाने का उनका संघर्ष, उसका लोगो, तो उसके बारे में कुछ हमको कहानी बताइए। देखिए मैं तो फाइनल था, लेकिन हाँ। थोड़ी कहानियाँ सुनी थी उनसे और बाकी लोगों से कि लोगो जो था वो एक यूरोपियन ये था स्कल्पचर जो उन्होंने देखा था, एंड वो उनको ये था कि उनके माइंड में था कि दिस इज व्हाट रोमांस इज ऑल अबाउट। वो बेसिकली रोमांटिक थे, तो वो उन्होंने यूज किया। और इत्तेफाक से बरसात में एक सीन था नरवी जी के साथ जिसमें ही केम टू एग्जैक्टली द सेम पोजीशन व्हिच ही सॉ इन द स्कल्पचर। नाउ व्हाट हैपेंड फिल्म के साथ क्या होता, कुछ चीज़ें आपके माइंड में रह जाती हैं। तो मुझे यकीन ये है कि उन्होंने शूट करते वक्त ये कहा होगा नरवी जी को कि आप यहाँ से यहाँ आओ एंड गेट इन टू दिस पोजीशन। तो ये बन गया फिर आरके का सिंबल जो डिज़ाइन किया था आश्चर्यकर साहब, बहुत जाने माने आर्टिस्ट थे, ही वाज द आर्ट डायरेक्टर आरके। लेकिन इसको तस्वीर बनाई थी इसकी 12 साहब ठाकरे, 12 साहब ठाकरे पेंटेड। सो दैट इज फ्रॉम वेयर द आरके लोगो केम अप। अच्छा, राज साहब का स्टूडियो भी बनाने का जो था एक बहुत ही लंबा प्रोसेस था, और पहले उनका स्टूडियो था नहीं, तो वो शूटिंग करते थे तो कोई और स्टूडियो में उन्होंने रेंट किया हुआ था। और फिर आग कंप्लीट हुई तो उस स्टूडियो में वो आदमी के साथ उनकी प्रॉब्लम हो गई, झगड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हारे पास नहीं करूँगा, और झगड़ा हुआ था साउंड इक्विपमेंट को लेके। वो जो साउंड रिकॉर्डर्स वहाँ पर असिस्टेंट थे, रात को चाहिए थे कि वो उनके पीछे के साउंड रिकॉर्डर बन जाए असिस्टेंट से आगे, और वो एंड तक उनके साथ भी चला होते। तो फिर खान साहब ने कहा कि सबसे पहले तो जो इक्विपमेंट ये स्टूडियो में यूज़ कर रहे थे दैट इज़ द बेस्ट इक्विपमेंट दैट इज़ फॉर साउंड। तो हमारे पास वो जब तक नहीं आएगा तो ऐसा साउंड मिलेगा कहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो खरीद लेते हैं। तो उन्होंने एक साउंड का पीस ऑफ इक्विपमेंट खरीदा, वो सबसे पहले आरके की उन्होंने चीज़ की। फिर उसके बाद जैसे शूटिंग हुई, फिर उन्होंने जब आवारा शूट की तो आवारा में एक सीक्वेंस था जहाँ नरगिस जी एक पॉन्ड में जाते हैं पानी के, तो उसमें उन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, और एक ही जगह थी जहाँ ये कर सकते थे, वो था NSCI, तो वहाँ का जो पूल था वहीं पर शूटिंग कर देते थे। तो नरगिस जी ने कहा कि मैं लोगों के सामने, तो वहाँ क्राउड बहुत आता है, मैं लोगों के सामने स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो नहीं, आई विल नॉट डू इट टू सो मेनी पीपल। अब इनका तो ये था कि मैं जो मैंने सोच लिया करना रहा था, प्रॉब्लम ये था कि जो मैंने सोच लिया करना है वो तो मैं कर लूँगा। तो ये शूटिंग करते थे, भगवान दादा का स्टूडियो था, आरके नहीं, भगवान दादा एक्टर थे, उनका स्टूडियो था आशा स्टूडियो। तो राज साहब ने स्टूडियो के अंदर पूरी ज़मीन खुदवा के वहाँ एक टैंक बना के पानी भर दिया था। अब स्टूडियो वाले बोले कि हाउ कैन यू जस्ट डिग अ टैंक लाइक दिस विदाउट टेकिंग एनी परमिशन। उस बात पे झगड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा उनसे कि ठीक है, इसके बाद मैं किसी स्टूडियो में काम नहीं करूँगा, मैं अपना स्टूडियो बनाऊँगा, और मैं इस बात पे अपसेट नहीं हूँ कि आप मुझसे पैसे ले लें डिग करने के लिए। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि एक क्रिएटिव आदमी को आप एक सवाल पूछें और पूछें कि क्यों करें, तो ये तो मैं नहीं करूँगा फिर से। तो उन्होंने आरके ज़मीन थी उनके पास, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया। जैसे स्टूडियो बनता गया और शूटिंग शुरू हुई वहाँ पर, तो वहाँ पर छत नहीं था, तो बहुत साल के लिए आरके में शूटिंग जो है सिर्फ रात को होती थी, क्योंकि दिन में छत नहीं था, तो नो वे टू कंट्रोल द लाइट। तो ऐसे उन्होंने शुरू किया एंड इट ग्रेजुअली बिकेम आरके स्टूडियोज। और कृष्णा जी ने उनसे कहा कि देखिए आप स्टूडियो बना रहे हैं, व्हाट अबाउट अ हाउस, आई वांट अ हाउस। सो ही सेड आपको घर तभी मिलेगा जब मैं स्टूडियो बनाऊंगा। आई एम अ फिल्म मेकर, आई हैव टू मेक अ स्टूडियो टू अर्न इनफ मनी टू मेक अ हाउस, एंड दैट इज हाउ द ओल्ड
कुछ आपने ये भी लिखा है कि राज साहब का संगीत पर बहुत अच्छी पकड़ थी, हमको मालूम भी है वैसे। तो बल्कि एक पंक्ति से वो पूरी फिल्म बना लेते थे, जैसे वो जो रामचरितमानस तुलसीदास जी का, उससे प्रेरित होकर उन्होंने राम तेरी गंगा में ली, और उसका जो एक पंक्ति है सुन साहिबा सुन, वो तो उन्होंने पहले से कुछ सोच लिया था। देखिए, मैंने राज साहब के साथ काम करना शुरू किया था 1967 के, और 2 गाने थे जो राज साहब सुनाया करते थे। राज साहब की बेटी रीतू, की बड़ी बेटी थी, वो पियानो बजाती थी, और सैटरडे संडे को बाप बेटी बैठ के सिर्फ लड़की जो पियानो बजाती थी और राज साहब म्यूजिक ट्यून्स कंपोज करते थे। बिटवीन फादर एंड डॉटर दे यूज्ड टू कम टू दैट। तो 2 गानों ने सुनाए थे 67-68 में। एक था सुन साहिबा सुन, और एक था झूठ बोले कौवा काटे। अभी कौन सी फिल्म आएंगे किसी को पता ही नहीं था, बट ये उन्होंने गा के सुना था, ये एक ना एक दिन ये यूज करूँगा। अब जो राम तेरी गंगा में लिखा था, ये दिल्ली गए थे एक शादी में, मैं भी था इनके साथ वहाँ पर। तो वो एक शादी में गए थे, और वहाँ पर रविंद्र जैन जी वो वेडिंग सिंगर थे, वो शादी में संगीत में गाना सुना है। तो उन्होंने वो गाना सुना जो था एक राधा एक मीरा, वो गाना जो सुना उन्होंने, तो रात साहब उठे और उनके जेब में कुछ पैसे थे, 1000 रुपये मैंने उनको दिया और कहा कि आप मेरी पिक्चर के अगली फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो ये 1000 मैं इसके लिए दे रहा हूँ, और ये 1000 रुपये दे रहा हूँ कि कहानी भी आपने लिखी है। तो उन्होंने कहा कहानी मैंने कौन सी लिखी है, जो हम लोग समझ आते कहानी। तो मैं पूछा साहब कहानी कौन सी लिखी है, बोले मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो ये लफ्ज है इनके अंदर एक कहानी है। तो वो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन वो कहानी मिल जाएगी। अब उन्होंने रामचरितमानस में ये पढ़ा था कि जब चित्रकूट गए थे राम जी, तो वो जब बोट पे बैठे थे, वहां पर जो बोटमैन था उसको रात उन्होंने कहा राम जी ने कि ये जो गंगा है ये बहुत गंदी हो गई है। तो वो बोटमैन ने कहा था कि राम तेरी गंगा मेरी हो गई, लोगों के पाप धोते धोते। तो ये उन्होंने टाइटल में यूज किया, वो गाने को लिंक करके उन्होंने वो कहानी, ये इनका पूरा थिंकिंग ऐसा ही था। इनफैक्ट म्यूजिक में उनमें एक गुण था जो बहुत कम लोगों में होता है कि वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके बजाना शुरू कर देते थे, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। और जब 67-68 में जब पहली बार मैं म्यूजिक सीखने में गया, जहाँ गाना बन रहा था, तो उनके म्यूजिक रूम में गया मैं। शंकर जी का म्यूजिक रूम था महालक्ष्मी में। तो जब मैंने एंटर किया वहाँ पर, तो मेरे सामने राज साहब, मुकेश जी, शंकर जी, जयकिशन जी, शैलेंद्र जी, हर्षल जयपुरी जी, ये सब लोग बैठे हुए थे। मेरे लिए इट वाज वेरी काइंड मोमेंट टू सी ऑल दिस पीपल टुगेदर। और जब उन्होंने गाना शुरू किया तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं कैसे खुदकुशी करूँ, ये विंडो से जम कर लूँ या कुछ जाके मारूँ, क्योंकि जो देखिए गाना जो म्यूजिक सुना था आपको, तो वो हमेशा डमी वर्ड्स होते हैं, वो ताकि ट्यून समझ। जैसे मेरी फिल्म थी मैं आई आई आता, जो गाना था देख मैंने देखा एक सपना, उसमें वो वर्ड थे मैं आई आई आता, तो ये डमी वर्ड से पंचम ने सुनाए थे, तो हमने वो रिटेन कर लिया। और ये जो डमी वर्ड्स गा रहे थे, मतलब ऐसी माँ बहन की गालियाँ मैंने अपनी जिंदगी नहीं सुनी है। मैं सुन रहा हूँ कि ये 5-6 आदमी and the kind of language and there is no reaction, सब सीरियसली वो सुन रहे हैं। और उनकी कॉन्वर्सेशन भी ऐसे, कोई कह रहा है कि नहीं वो माँ की ये चेंज करके बहन की ये करो, मेरे को समझ नहीं आया कि ये वो कह रहे हैं, सिर्फ वे ऑफ वर्किंग, ये तरीका था उनका काम करने का। और
एक बार मेरे साथ बॉडी में हुआ था। बॉडी में हमने गाना यूज किया था झूठ बोले कौवा काटे। तो एक दिन रात को मेरी मदद ने मेरे को उठाया 3 बजे, उन्होंने कहा कि रात साहब आए। तो मैं उठ गया, मैं गली में था, तो वहाँ मैंने देखा रात साहब थे नहीं। तो मेरा नेबर उठ गया था, तो उसने कहा कि जस्ट सॉ राज कपूर ओवर हियर एंड ही वाज वेरी एंग्री, ही वाज शाउटिंग एट द ड्राइवर एंड ही वेंट अवे। ठीक है, 5 मिनट में ड्राइवर वापस आ गया, गाड़ी लेके आया, राज साहब नहीं थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले अरे साहब बहुत नाराज हुए और मेरे को उन्होंने गाड़ी से उतार लिया और बोले तुम जाओ घर, मैं स्टूडियो पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा कहाँ छोड़ा? बोले मैंने को बस स्टॉप पे छोड़ा। सुबह 3 बजे बस स्टॉप पे छोड़ा। बोला उन्होंने बोला मैं बस जाऊंगा, तो वो छोड़ दिया। मैंने कहा कि ठीक घर जा, मैं ले जाऊंगा। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर बस स्टैंड पे आया। अब अकेले रात को बॉम्बे में रात साहब एक बस स्टैंड पे खड़े। तो मैं कहा सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले बस स्टैंड पे आदमी क्या करता है, ट्रेन पकड़ता है, बस के लिए वेट कर रहा हूँ। मैंने सर वो ठीक है, बस जो है ये 5 बजे से पहले नहीं शुरू होती है। उन्होंने कहा 5 बजे तक इंतजार कर लूँगा। मैंने कहा आप जाएंगे कैसे बस पे? बोले क्यों, मेरे पास पैसे भी हैं। मैंने कहा चलिए मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने पत्थर उठा के मेरे को मारना शुरू कर दिया। गाड़ी अपनी लेके मैंने कहा यार लेट हिम कूल डाउन। तो मैं एक चक्कर मार के वापस आया, तो वो थे नहीं बस में। अब वो नेचर कहाँ गए मुझे समझ नहीं आता था। तो एक आदमी सोया हुआ था, मैं उसको पूछा कि आदमी यहाँ खड़ा हुआ था। बोले आसम वो एक टैक्सी में बैठ के चल गए इस तरफ। मैं अपनी गाड़ी के पीछे गया। तो थोड़ी देर के बाद मैं देखा एक टैक्सी में एक टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर का अटेंडेंट था। रात को होता था 2 दोस्त मिलकर बैठे और उन दोनों के बीच में उनके गले में हाथ डाल के रात साहब बैठे। और वो जो टैक्सी ड्राइवर ने एक साफा बांधा हुआ था वो निकाल के रात साहब ने अपने गले में डाला हुआ। अब मैं उनके पीछा करते गया, फिर मैंने गाड़ी थोड़ी आगे की, पता तो करूँ कि क्या रात साहब उनको गाना गा के सुना रहे थे, राम तेरी गंगा में ये सुन साहबा सुन। एक टैक्सी में बैठ के सुन साहबा सुन गाना सुन। मैं कहा चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करता। मैं गया उनके साथ उनके घर तक, घर के अंदर गए। मैंने टैक्सी में कहा कि पैसे कितने हो गए? उन्होंने कहा साहब पैसों का सवाल ही नहीं है, राज कपूर हमारे साथ बैठा और राज कपूर ने मुझे गाना सुना। गाना तो हमने कभी सुना ही नहीं था, लेकिन राज कपूर के मुंह से सुना गाना, क्या उन्होंने पैसे दिए। अगले दिन सुबह 11 बजे राज साहब को रात साहब उठते नहीं थे दोपहर में 2 बजे तक। 11 बजे मॉर्निंग की क्वालिटी और उन्होंने कहा कि तुम घर पे आ जाओ। मैं गया उनके घर पे। तो उन्होंने पूछा कि कल रात को मैं तुम्हारे घर पे आया था क्या? मैं कहा साहब आप जानते कि आप आए थे, तो आप क्यों पूछे मेरे से? बिकॉज यू रिमेंबर एवरीथिंग। आपको ये याद है कि 25 साल पहले क्या हुआ था आपको? ये तो कल रात की बात है। बोला अच्छा अच्छा, वो टैक्सी ड्राइवर को पैसे दे देते हैं, बात देते। अच्छा, फिर 1-2 बात करके नाउ ही केम टू व्हाट ही वांटेड टू नो। दिस इज द मैन डेडिकेटेड टू हिज वर्क। ही सेड वो गाना मैंने उनको गा के सुनाया, उनको गाना कैसे लगा। दिस वाज व्हाट ही रिमेंबर्ड इन द नाइट। सो दिस वाज हिज वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ दे, एंड दैट्स वेयर हिज क्रिएटिविटी वर्कड। उनका हमेशा ये था, सारी चीज़ें जो है वो सारी फिल्मों के आसपास ही घूमती थी। So there are plenty of inside this which made him what he was. और उनमें एक खाने का बहुत शौक था और पीने का और पीने का और पीने में एक चीज़ था, जैसे लोग बोलते थे कि ये अल्कोहलिक है, वो नहीं था। अच्छा, वो पीते थे तो महीने में 2 दिन। प्रॉब्लम ये था कि एक दिन पीते थे तो फिर 2-3 दिन चलता होगा, लेकिन वो डेली नहीं पीते थे। इनफैक्ट जब पिक्चर के फाइनल स्टेज पे आते थे, जब से हम फाइनल एडिटिंग करते थे,
तो वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने वेजिटेबल होते तो सारा नहीं, वो पक्का था पक्का। और खाने का एक अजीब शौक था उनको। मैंने खुद देखा है कि एक दिन बैठे हम एडिटिंग रूम में, तो उन्होंने एक पाव का टुकड़ा लिया, उसको काट के उसमें मक्खन लगाया और एक जलेबी लेके वो पाव में डाल के खाने लगे। क्या कर रहे हैं? बोले क्यों, कहीं लिखा हुआ है क्या? मैं कहा लिखा नहीं, लेकिन खाता थोड़ी ऐसा है। बोले रुको तुमको दिखाओ तो इससे अच्छा क्या होता है। वही पाव को लेके उन्होंने टोमेटो सॉस के लिए करके वो खाते हैं। You just can't say me. He used to do whatever he did. He had a very strange, और सैंडविच को खाना उनके साथ तो सबसे बड़ा क्राइम था, क्योंकि सैंडविच जब आते थे तो वो कोई बहाना ढूंढते थे कि बाकी लोग जो हैं जरा 10 मिनट के लिए यहाँ आओ कहते थे। When everybody walked away, वो सैंडविच खोल के बीच का सब खा जाते थे, फिर ब्रेड वापस रख के टेबल में रखते थे। अब बाकी लोग आए है या नहीं। And this funny, he had these funny things, and his sense of humor was very, very strange. And he came back one night from town, वापस आ रहे थे, तो करीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने ड्राइवर को कहा कि रमन साहब थे, वो एक ज़माने में आरके के फाइनेंशियल कंट्रोलर थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो बॉबी के टाइम पे उनके बेटे ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुरू किया था और राज साहब ने बॉबी उसको दिया था, एंड बॉबी वाज अ वेरी बिग हिट। तो 12 बजे करीब बोला रमन साहब के, तो रमन साहब कह गए, वो मटू में हमें गली में रहते थे जहाँ पृथ्वीराज कपूर मिल जाते हैं उसके पास। अब अंधेरा था, वहाँ पर उतरे रहा था और उन्हें चिल्लाना शुरू किया, बाबू बाबू। तो अब आस्ते आस्ते बत्ती ऑन हुई, लोग इकट्ठे हुए और कुछ लोगों ने पुकारना शुरू किया, राज को नीचे आ गए और रामू अपने घर से भागता हुआ आया नीचे। कोई टिपिकल साउथ इंडियन जो लुंगी आदि ये और नंगे बदन, सर पे टीका लगाओ आया। तो राज साहब ने कहा कि मेरा बॉबी का प्रॉपर्ट है। तो उसने कहा कि मेरे पास है। तो बोले मेरा प्रॉपर्ट तुम्हारे पास क्यों? मेरा प्रॉपर्ट मेरे पास होना चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ भेज दूंगा। बोले कब भेजोगे? अब तक काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। बोले कब भेजोगे? तो उसने बोला कि मैं कल भेज दूंगा। तो एकदम से रात से मुझे लुंगी पकड़ के खींच दी। रामू स्टैंडिंग स्टार्क नेकेड। We also didn't know how to react. I burst out laughing. I'd never seen a sight like this. और उसने बोला कि कल स्टूडियो आओ, पैसे लेके जाओ और लुंगी घर ले जाओ। These are the crazy things he did. But behind all these crazy things, there was a genius. He's an absolute genius. And he's a great teacher. वो एक बहुत ही अच्छे टीचर थे जो आपको अच्छी समझाते थे। और एक बात उन्होंने मुझे बताई थी कि राहुल इतना याद रखना कि जिंदगी में अगर कोई सवाल होगा तो वो सवाल पूछना जरूर, क्योंकि जब तक तुमको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम सीखोगे नहीं। और ऐसे मत करना कि कभी सोचो जिंदगी में कि ये मैंने पूछा क्यों नहीं था। तो आस्किंग व्हाटएवर, एंड आई शुड डू दैट ऑल टाइम। एंड my changeover of him calling me Babu and to Rahul and me addressing him as Raj uncle to Raj was a very, very odd thing, because when I decided that I'm not going to go to Canada, I'm going to carry on working with him, so I went to meet him in the studio. And as I entered his studio, I said, Raj ma'am said, it's the first time I said Raj unknowingly. And he said, yes, I will tell you. And for the first time he called me Rahul.
So it was very strange kind of way that I think it really went through. And I was lucky that I worked with him. I went through a lot. I have seen that man after Niranam Joker, where he had lost everything. He had lost everything. His wife's jewelry, everything was all mortgaged. He had nothing left. And we all didn't know what he'll make next. And all the actors in the industry came to meet him. They were showing sympathy, like patronizing somebody. कि आप मैं आपके में काम करूँगा, मैं करूँगा, मैं जिसको और एक दिन ने कहा कि मैं कहानी सोच रही है, मैं टीनेज लव स्टोरी बना रहा हूँ, उसमें मैं चिंटू को लूँगा और नई लड़की लूँगा। तो रमन साहब जो फाइनेंशियल होते हैं, उन्होंने कहा आप कहाँ नया लड़का नई लड़की नहीं, आप कीजिए इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को। तो बोले धर्मेंद्र हेमा मालिनी को रमन मैं टीनेज लव स्टोरी बनाऊंगा, आई विल मेक दिस स्टोरी। एंड इसमें बहुत ही ऑपोजिशन है कि ये फिल्म बिकेगी नहीं, देयर वाज नो डिस्ट्रीब्यूटर विलिंग टू बाय, उनके सारे डिस्ट्रीब्यूटर पुराने निकल गए थे, बट he had nothing left to mortgage also. So then he sold the rights to the film of Bobby and the future rights of what he makes. He mortgaged all that only to make Bobby. And जो मैंने उनके साथ काम किया उसमें, I remember we went to Kashmir for 32 days. The way to Kashmir is very expensive in those days. लेकिन उन्हें शूटिंग वैसे की in the same way as he was shot in the days when he had the money. He shot exactly that way. जिस दिन उनका दिल करता शूटिंग करते थे, जब दिल करता नहीं करना नहीं करते थे. So that is, I think, which makes a difference on the filmmaker himself. क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। No, not at all. Not at all. He never compromised quality. He was being such a tremendous director. लेकिन जब वो एक्टिंग करते थे, तो फिर एग्जैक्टली जो डायरेक्टर कहेगा, वो एग्जैक्टली वही करता। वो कहते थे जब ये काम डायरेक्टर का, तो डायरेक्टर जो कहेगा मैं एग्जैक्टली। आगे साहब की फिल्म्स सोशली रेलेवेंट थी काफी, और स्पेशली उनकी नायिका को वो कैसे पोर्ट्रे करते थे फिल्म में। काफी कंजर्वेटिव सोसाइटी थी वो टाइम पे, पर फिर भी तो हाउ डिड यू थिंक ही पोर्ट्रेड विमेन इन हिज फिल्म्स? See, he had a fascination for the female character. He felt that they are not getting what is due to them. और उनको लगता था कि ये बात मैं सिनेमा के थ्रू करवा सकता था। और वो एक बात हमेशा कहते थे कि तुम फिल्म तब अच्छी बनाओगे when you will fall in love with the hero. But that didn't mean that he fell in love with every woman. But he said that you need to start feeling, and not only for the woman, you start feeling for all the actors. When you feel this is my family, is when you make a writer. तो औरतों के ऊपर सारी फिल्म लिखा उनकी शुरू से, right from आग, बरसात, हर जिसमें वो औरत का कैरेक्टर बहुत ही जरूरी था। जैसे आवारा में बेसिकली बाप बेटी करती थी, but he brought in the regime to become a pivotal part in the picture. This was the quality of that man. वो जैसे उन्होंने ये बनाई प्रेम लोग, तो उन्होंने डब्बू साहब को बुला के बोला कि मैंने एक रेडियो प्ले सुना कल और उसको मैं फिल्म बनाऊँ, and I'm going to make the greatest love story we've ever had in Indian cinema. तो डब्बू साहब बोले that's very good. तो बोले चलिए मैं आपको सुनाता हूँ, तुम सुन लो वो प्ले को। तो उन्होंने प्ले सुना, तो हम लोग सब सुना प्ले। तो मैंने कहा कि सर play is very nice, but there is no male. It's the conflict between a
young widow and her father-in-law. Where is the maid? आप कहते मैं लव स्टोरी बनाऊंगा, तो इसे नहीं वो मेल आ जाएगा. And that's what happened. That film finally turned out to be a love story. So that's the way. That's the process we worked on. राहुल जी, आपने भी कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बनाई हैं, तो राज साहब के इनमें इनपुट्स थे क्या? वो आपको सलाह देते थे कि ही लेट यू बी? Take the first film I did with him was this love story came second. Baby or Baby was the third picture. उन्होंने प्रोड्यूस की थी, मैंने डायरेक्ट की थी. तो उनमें एक क्वालिटी थी कि वो डायरेक्टर के काम में कभी इंटरफेयर नहीं करते थे. वो मेरी शूटिंग में भी नहीं आई. बस ये था फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा था छोटी मोटी चीज़ें चेंज कर दो. आई चेंज. The film did not work. He was not upset about it at all. जब लव स्टोरी मैं बनाने लगा था तो राज साहब से बहुत दोस्ती थी. उन दिनों में राज साहब की बेटी की शादी तय हुई थी कुमार गौरव से. They were engaged and even that was, though that was there, जब मैं राज साहब पास गया मैंने कहा रणवीर कुमार चाहते हैं मैं पिक्चर एडिट करूँ, तो उन्होंने मेरे से कहा था मुझे बंद कर दो. उन्होंने पहले से ना बोले मत कर. मैं कहा क्यों? बोले ये ऐसा आदमी है, he is a selfish man. He will want all the credit himself. और तुमको बहुत प्रॉब्लम होगी इसके साथ पिक्चर बनाने में. उसके बाद मैंने वो पूरी फिल्म जो बनाई, I had major problems in that film, but everything was predicted to me a month before it happened. कि आप देखना इसके बाद ये करें. This is while they were still समझी होने वाले थे. And उनका एक और उनकी जो रीडिंग थी आदमी को देख के, वो खंडाला आए थे, खड़ा नहीं था, पद्मिनी आए थे, शूटिंग कर रहे थे लव स्टोरी की. तो उन्होंने कहा मैं पूना में था, मैंने सोचा कि आके मिल लूँ तुमसे. तो रीजन भी है, आए सेट पे ऑल डे वेरी नाइस. शाम को मेरे को बुलाया उन्होंने, तो मैं गया उनके पास. आफ्टर हैविंग अ ड्रिंक he told me, he said तुम वापस कब जाओ? ऐसा परसों जाओ. बोले काम करना घर चंबूर के पास से जाना, उनका अपना घर था, और रीमा से मिलने जाना. रीमा से डॉक्टर. एंड टेल रीमा that this engagement is going to be on. I said, why? He said, I've seen it in Kumar Gaura's high school. He said, I've never seen this before, but I've seen it in the high school. I said, sir, there was nothing in his expression which even, remotely जिसमें आप सोच सकते थे. बोले मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को. And that's exactly what. When I went to meet Rima, Kumar Gaurav was coming out of the house, and Rima was not shaken up. He was late coming, said, I'm going to follow the game. So ये रात में ये बात थी. And at that time in love story, he predicted every single thing of what will happen during the production. You know, there is one piece of information I think. Love Story is the only film in the world which does not carry a director's name. There is no director's name in that film. Nowhere. पर आपने डायरेक्ट किया तो आपका नाम नहीं. I didn't क्या हुआ था. I did the film was complete. Complete हो गई थी. Release date was fixed. फिर रविंद्र कुमार एंड राजा ने कहा था जी राहुल अभी जो फिल्म लोग देख रहे हैं रिलीज से पहले, वो कह रहे हैं जो निकलता कहते हैं कि डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, और रविंद्र कुमार को ये सूट भी कर रहा है कि तुम्हारा नाम ले मेरा नाम ले. तो ही विल वांट टू गिव हिज ओन नेम. somehow he manipulated. अच्छा, I am a little short-tempered, so that he knew. तो एक दिन टोल में कि मुझे गाना गाना है जिसमें मैं और विद्या सिन्हा एक रोमांटिक गाना गाएंगे. तो मैंने कहा सर आप गाना गाएंगे तो देखेगा कौन? रविंद्र कुमार विद्या सिन्हा सुनी. बोले क्यों? अभी त्रिशूल में है गाना.
इसमें गाना था हरिभाई और वहीरा जी का। मैंने सर दैट इज वहीरा रहमान एंड संजीव कुमार। So he said, you think I'm an idiot? That I'm not, sir. I said, I'm not saying that. That situation was different. तो इस बात को लेकर प्रॉब्लम होगी। तो finally I said कि do one thing. You shoot that song. Do what you like, but don't give my name as director. तो immediately say yeah, okay. So then I went to Raj sir at night. I said, this is what I decided. तो बोले कि देखो, this is the dangerous thing you've done because he'll give us only. So you find some way. So I went to my friend Rawail and we approached the Bombay High Court that day. And we got an order from the High Court that he can release the picture without the director being there. But he cannot give anybody's name as director. So that's why the name is और आप सब बाकी की चीज़ें जैसे जब मैंने अर्जुन बनाई थी तो राजकोट स्टूडियो में वो आए थे अन्ना साहब से मिलने तो सेट पे आए सेट कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो उन्होंने देखा बोले बहुत अच्छा बहुत रियलिस्टिक लगता है और ये बताऊँ मुझे कि हमारी BST बस कहाँ से आई BST बस बोले राहुल तुम ये फिल्म बनाओगे और तुम चाहते हो लोग सोचें कि ये तुमने बॉम्बे की सड़कों पे की तो बॉम्बे की सड़कों पे जब तक BST बस नहीं होगी तब तक लोग नहीं बनेंगे so finally we got a BST bus and we used it. तो राहुल जी आपने 2007 से शायद फिल्म निर्देशन नहीं किया है तो उसका कुछ कारण देखिए उसका कारण ये था कि 2007 से जिस इंडस्ट्री में चेंज the change it took कि suddenly ये जो एक्टर्स हैं ये सब चीज़ें एक्टर ने करनी शुरू की कि जी एक्टर डिसाइड करेगा कि कहानी क्या है एक्टर डिसाइड करेगा कि राइटर कौन है डायरेक्टर कौन है मुझे मैं ऐसे फिल्म मेकिंग में बहुत से क्लासेस करता हूँ आई जस्ट वांट टू गिव नॉलेज टू पीपल तो उनसे एक बात पूछा था लड़कों से कि सर वांट टू बिकम डायरेक्टर हाउ डू यू डू इट I said, go to one of the bigger actors and join him as his, one of the servants. I said, why? ऐसा देखो तुम सब्जी लेकर आओगे, बच्चों को स्कूल लेकर जाओगे, उसके जूते पॉलिश करोगे, उसको लगेगा यार ये आदमी अच्छा है। एक काम करता हो किसी को बोलेगा इसको डायरेक्टर बनाओगे, तो तुम डायरेक्टर बन जाओगे। That's the truth. Today things have changed. Today things have changed. Then another problem with me is people in the industry have great respect for me, which I'm very happy with. That respect is there. But when my children ask them, you all talk so much about dad. He said, me, Shahrukh is only talking about you. So why don't you go film with him? He said, no, I'll never work with him. I said, why? He said, no, he says whatever he wants on the face of it. He doesn't look कि आगे पीछे कोई बैठा है कि नहीं I can't like that. I'm like that. So I don't think they really like that way. But now मैं बहुत involved हो गया into giving lectures on filmmaking, talking to people, then pre-series of lectures on Raj Kapoor, discussing his work, doing a lot of work for the information broadcasting industry on different incentives they have. Then festivals and all attending on their behalf. I'm now on the jury of the Moscow Film Festival, which is a big thing for me to be appointed on the jury of the Moscow Film Festival. Thanks. And so I think this is keeping me busy. I want to make a web series. I definitely want to make a web series. But I don't know. I'm also scared because maybe I become too old and what I think may not be right. Maybe I won't have the connect with that audience. So that is the most important. I think अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कोई ड्रम का अपनी सेट बोर्ड लेके। मुझे दिख गया वो बोर्ड। मैंने देखा नहीं। नहीं पर उसके पहले लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही थी कि फिर दूसरे
पूछ रहे थे उसको लुंगी वापस मिली कि नहीं. You are from the 7 or 8 events I've done with Rahul. You are the second person to ask me this question. And that's a question I don't have an answer to. वो पूरी रात ऐसे ही रहा या मिस्टर रमन शुड से नहीं, पर आप सबके लिए मैंने पढ़ी है बुक, बहुत इंटरेस्टिंग. इट इज फुल ऑफ एनेक्डोट्स of Raj Kapoor. It tells us कि वो कितने बड़े शोमैन थे. पर I think we'll take a question from the audience. किसी को listening to not only the songs but specifically background score of Raj Kapoor Saab movies, and in my childhood I heard that LP or record होती थी उस टाइम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की बॉबी की स्पेसिफिकली रिलीज हुई थी. My question is, I have two questions actually. My first question is that if you hear Bobby's background music, not song, I'm specifically talking about background music, the songs you already talked about, it has a lot of influence of Raj Kapoor Saab in that. That is my thought. The way Bobby's music is also attached to Mera Naam Joker and all, especially Raj Kapoor Saab's solid knowledge about Western music. When Dimple Kapadia's entry happens, he has used the music influenced by Danube waves, the waltz, and I think that that music is typically practically composed by Raj Kapoor Saab only. Is that true? Number one. And my second question, continuation, is that I have always felt that Raj Kapoor Saab has been a better director than an actor. So I would like to have your opinion on that. What is your take on that? Thanks. Well, now on the background music, see, I agree with you that his background music was, of course, he was the director, so everything stemmed from what he thought. And the Danube, that tune is there in every arcade. Yes, every it was like a just for that, for your signature. In fact, Like Dharma. Yeah, anywhere in the world, when in an arcade film that music starts playing, the entire audience stands up and they give it a standing ovation. Yeah. And he's used it in all his film. When he's shooting, initially, as you notice, while the scene is going on, he would be using his fingers. You know, I'd see him tapping his fingers, and I couldn't understand what he was doing. And I asked him one day, I said, "Sir, why do you tap your fingers?" He says, "Because when the scene is being shot, a dramatic scene, a romantic scene, I am counting the beats of music which could fit into this kind of song. So I am actually composing that music mentally to see if it's or not." So that obviously came from early music. And as a director and actor, he definitely was a better director. He used to always say, he said, as an actor, what I miss is having a good director in front of me, telling me what. He said that was nice. Thank you. Good evening, sir. Is it true that when he wanted to cast Dimple Kapadia, her father would not give her permission, and Kapoor Saab had to go and meet Dimple's godfather and take his permission? Is it true? No, not at all. Who was her godfather? His name was Mr. Ali Hussain Wakil. Mr. Ali Hussain Wakil. Sorry, ma'am, this is the first time I've heard that. Yeah. I know this story, so I was not sure. I was also not sure, so I wanted No, I to was know. very much there. Chunibai was not. He was Chunibai's best friend. I'll tell you. They used to live upar niche. I'll tell you. Yeah. Dimple's family, Chunibai and Prettyman, Yeah. were very friendly with my parents. Right. And I went to Racha with Roland as a girl. Hmm. She's very pretty, so why don't you see her? And then she was called to the studio, he met her, Hmm. and he took her audition.
And that audition was so bad that when we all saw it, we told him, don't take this. We all said, don't do it. She's bad. And he said, you're foolish. Because she is the best thing which can happen to Bobby. And if you could understand as much as I do, you would be sitting in my place. You know, I will be here. And that's how we decided. Thank you. Hello, sir. Hi. It's an honor having your presence. No, thank you so much. I have a very selfish question. As an actor, as a growing actor, what is an advice that you would give for the industry today for me? Are you trying to become an actor? Yes. Okay, good. I thought so much. Since I came, I thought so much. I said, this girl wants to become an actor. Director की आँख पड़ गई Work hard. You know, don't get carried away of being a star. There's a vast difference in a star and a good actor. You will only become a star the day you become a good actor. Yes. Right? And the best way of learning is watch as many films as you can. Not films today, but like Dimple was made to see all the films of Nargis, Meena Kumari, Madhubala. Now we're talking about, you know, all the stalwarts, I mean, those people. And seeing all that, you start learning what people are doing. That's how you should do it. Okay. Thank you so much. Next. Namaskar, sir. Namaskar. Sir, this always has been questioned in my mind because before 5 years I was in the streets of Lucerne and I was lost. So there was a very bubbly girl. She was, I think, in her late, I would say early 20s, I'm sorry. So she said, are you an Indian? And I said, yes. And she said, oh, Rajapuran Nargis. And I'm like, wow, how do you know her, know them? So she said, my dad and my mom, they are like, you know, fans. And she's basically from Russia and I'm still in touch with her. So the connection of Rajji in Russia, so what exactly is the story behind it and how did he take this entire... I think this is an unanswered story. It's just something which happened. When it started from was from Chaplin. You know, when Chaplin's films were released in Russia, Chaplin became extremely popular. And then Raza's tramp art, that way. I think the character of the tramp, the underdog, I think that is what appealed to them. And the same thing happened in China. In China also it became he became very popular with his films. And I have been to Tashkent, I've not been to Russia, I'll be going now. But I've seen the admiration people have for him. You know, it's uncanny. And he had first gone to Russia in 51. Alright, just after Barsat, Avara was released. And there was a delegation which had Dev Saab and Balatani ji and all on it. And the delegation also went to Switzerland to meet Charlie Chaplin. And when they met Charlie Chaplin and they came out with that, Dev Saab told Raj Saab, he said, you know, I've known you from years before you became the tramp, this popularity. But the way you speak is exactly the way I'm seeing Chaplin speak. You know, somewhere it's exactly the same. I think it was that the character created by Chaplin will somewhere work for him. So did he know that he has a friend in Russia and other... Oh yes. And he was, All communist countries. yeah, all communist countries. I was telling you that once the Honorable Prime Minister was at a function of the industry and he said, I had a dinner I'd invited the President of Turkey to dinner. And you know, protocol is a very big thing with these people. We have a minute to minute. And he didn't turn up. And
and phone calls kept going in. The message was, he's coming, he's coming, he's coming. And he came 45 minutes late. So I asked him, I said, why? He said, no, I was about to leave. The television was on. Awara was running on television. So I stopped to see it. And he started singing. Awara, so this was such good. And of course, he was the same as Russian. Chindu and Dabu had a friend who was the attaché in the American embassy. It was called Jerry Kirikano. At a party at Ratsa's house, Ratsa got a little high, and he was sitting on a swing, and Dabu and Chindu were there in front, and he said, oh, come here, come and sit in your father's lap. You know, and it's very embarrassing for grown-up children. You know, इतने से बैठे नहीं, आओ बैठो. So before they could react, Jerry Kirikano ran and sat on Ratsa's lap. So Ratsa just kept looking at him and he said, my name is Jerry Kirikano. I'm a very, very good friend of Randir and Rishi, and I'm like their son. So you are my papa also. So he looked at Jerry and he pushed Jerry, and Jerry fell on the ground. And he turned to him and he said, how can I be your father? You're an American, I'm a Russian. So he ended the conversation on that note. I think we have a guest here, a friend of mine who, Abhishek is here. He is the director of Hilaru. A very talented I'm happy that he came late, but I'm happy he came here at least. Do you have a question for him? I think he's been through a lot of things. Hello sir, Hi. how are you doing? I'm doing alright. So I have a question for you. As you told us that you had like completely different plan for your future. So was there, while you were assisting Raj sir, was there a particular moment that made you decide that yes, I want to get into the line of filmmaking? The moment was the first time I went there, and I saw him with a unit, 5,000 people. And I saw him handling it. Can you imagine? I was a 16-year-old and I stopped seeing women and I saw him instead. What more can you ask for? So were you not scared, or were you doubting your decision that maybe because your line that you were thinking about your future was completely different from... No, I know it was, but from the time I decided to join him, I never thought about going back. And today if you ask me about physics, why physics? You ask me anything on maths, I don't even know how to add two numbers. Maybe 2 and 2, yes. But 2 and 3, I may not know what it is. And that's all forgotten. कार्यक्रम के अंतिम दौर की ओर आगे बढ़ते हुए अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एहसास वुमेन प्रियांशी पटेल जी को कि वे आए और आदरणीय राहुल रवेल जी का अभिवादन करें। मैं डॉक्टर मेघा भट्ट जी को नम्र विनती करती हूँ कि वे आए और शनिल पारेख जी का अभिवादन करें। मैं श्रीमती संध्या कुंडू जी से नम्र विनती करती हूँ कि वे आए और आज के कार्यक्रम की आभार विधि व्यक्त करें। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन अहमदाबाद की ओर से मैं आप सब अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। खासकर हमारे अतिथि श्री राहुल रवेल जी और उनसे बातचीत करने वाली और इस शाम को यादगार बनाने वाली श्रीमती शनिल पारेख जी का, हमारे प्रायोजक श्री सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हाउस ऑफ एमजी मंगलबाग, सहयोगी कर्मा फाउंडेशन और मीडिया पार्टनर दिव्य भास्कर का भी आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।